अस्सलाम वालेकुम जफ़र साहब। वालेकुम सलाम। जफ़र साहब, नई हुकूमत बन गई। आज सदर ममलकत का भी इंतखाब हो चुका और जमहूरी अमल मुकम्मल हो चुका और एक दो दिन में जो वफाकी काबीना है वो भी आ जाएगी। और मुल्की मुआशी हालात जो हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? मुख्तसरन इस वक्त जो हालात हैं उस पर आप रोशनी डालें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सदर साहब बन गए हैं, कैबिनेट आने की तैयारी हो रही है, सब कुछ हाँ अच्छा हो रहा है। और ये डेमोक्रेसी और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस थे, ये खत्म होंगे तो हमारी कैपिटल मार्केट भी चलेगी, इकोनॉमी भी चलेगी। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि ये हुकूमत जो है ये हैंडल कर सकेगी, तो ये ऐसा जवाब है जिसका किसी के पास जवाब है ही नहीं। क्योंकि अभी जो हालात जा रहे हैं, अब आईएमएफ के साथ ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से भी फिर हमें करना है, डोनर कंट्री से भी करना है बातचीत। फिर हमें अमेरिका को भी कुछ चीजों के जवाब देने हैं। फिर हमें चाइना को भी कुछ चीजों के जवाब देने हैं। फिर हमें इकोनॉमी का टर्न अराउंड करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी और ये सब जो चीजें हैं, ये तमाम इंडस्ट्रियों को तबाही के करीब ले आई हैं। और दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट। अब हाई इंटरेस्ट रेट 22% होने के साथ साथ अपना जब बैंक अपनी सर्विसेज चार्जेस लगा देती हैं, तो ये 23.5-24 पर पहुंचता है, जो कोई इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसलिए इस हुकूमत को ये हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल है। और यही वजह है कि आप देखें कि कई जो है हाथ तो मिलाए उन्होंने हुकूमत के साथ, लेकिन तार को पकड़ने को तैयार नहीं है कि ये इस पे करंट बहुत ज्यादा है। सही। अच्छा, विफाकी और सूबाई टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक नीम ऑटोनॉमस अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ भी सामने आई है। कैसे देखते हैं जफ़र साहब, इस तजवीज़ पर अमल हो सकेगा? और अगर अमल हो जाता है तो क्या फ़ायदा होगा? टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगी? देखिए, टैक्स कलेक्शन जिस जगह पर आपने बार बार टैक्स लगाना है ना, वो तो एग्जॉस्ट हो गया है, वो अब नहीं बढ़ा सकते, ना उनकी ताकत है। वो बल्कि अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे, लेकिन वो टैक्स और ज्यादा नहीं दे सकते। जिस जगह आप नहीं करते हो, जिसको आपने होली काव रखा है, जिसको आपने ये रखा है कि भाई इनकी तरफ हमको जाना नहीं है, उस तरफ हुकूमत जाने को तैयार नहीं है। मेरा इशारा जो रियल स्टेट है, मेरा इशारा एग्रीकल्चर है। अभी जो थोड़े साल पहले एफबीआर के हेड बने थे शबर जैदी, दोस्त है मेरा, तो वो बता रहा था, और बल्कि टीवी पे भी उसने कहा है कि उसने मुल्तान के किसी बड़े जमींदार को एक नोटिस भेजा, उस पर 40 एमएनए आ गए इसके पास। तो इस तरह का एटीट्यूड एग्रीकल्चरिस्ट का, रियल स्टेट बिल्डर्स का, तो ये इनके पास आप टैक्स ले ही नहीं सकते हो। दूसरी बात ये कि जो छोटे सिटीज है, वो तो मारते हैं अगर कोई टैक्स कलेक्टर जाता है उनके पास या उनको नोटिस आता है तो वो फाड़ सही। डालते हैं। सही। इस तरह का एटीट्यूड है, तो अगर ये नीम अथॉरिटी बनती है और कोई बीच का रास्ता निकालती है तो बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, इमकानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का नाम सामने आ रहा है। ज़फ़र साहब, तो वो जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी भी छोड़ रहे हैं और वो 3 करोड़ रुपए तनख्वाह और मराहत और बहुत सारी चीज़ें जो छोड़ रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमारी बात हुई, उज़्मा कारदार साहिबा थी और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब थे पीपल्स पार्टी से, तो उनसे बात हो रही थी। तो उनका कहना था कि हुब्बुल वतनी का जो है उस पर शक न किया जाए। तो हुब्बुल वतनी पर तो हम किसी के भी शक नहीं करते, लेकिन क्या वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या एक उम्मीद की किरण जो है वो जाहिर हो सकती है? मुल्क की मुआशी हालात जो हैं इस वक्त बिगड़े हुए हैं, तो क्या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो दलदल में फंसी हुई मुआशी हालात हैं, क्या उनके लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे? देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और पसंदीदा भी है। और दूसरा ये कि उनकी टीम ने जो ये बैंक है पर्टिकुलर, जो उन्होंने जहां पर ये थे, जी। उन्होंने एफएटीएफ में भी पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और उसको कॉपरेट किया है उसके साथ, तभी हम एफएटीएफ के मसले से निकले। आईएमएफ से भी वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप सोचो कि खड्डा इतना डीप है, इतना प्रॉब्लमेटिक है, इतने मुश्किल है। अभी कोई चैनल मुझे लिया था तो मैंने कहा पहले तो आप ये दिमाग में डाल दो कि अवाम का भी कसूर है, कि अवाम इतनी पॉपुलेशन हमारी हो गई है कि ये मुल्क उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहा। देखिए, पाकिस्तान में हमेशा हम कहते थे कि अनाज की कमी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। अब हो गई ना आपके पास, और अब आप रमजान में देखिएगा सप्लाई साइड में कितनी तबाही आएगी। तो
फूड सिक्योरिटी है नहीं। जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर 25 करोड़ आवाम को हैंडल करने के लिए वो रिसोर्सेस नहीं है। तो जो भी आएगा वो इतना परेशान होगा। मैं कई चैनलों पर ये बोल चुका हूं कि पहली हुकूमत होगी जिसको कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। नहीं तो हमेशा हुकूमतें आती हैं तो वो उनको कुछ दिन सांस लेने का मिलता है, सेलिब्रेट करने का मिलता है, अप्रिशिएट करने का मिलता है। लेकिन इस हुकूमत को तो ये जैसे ही बनेगी तो नेक्स्ट वीक से वो आईएमएफ की टीम आ रही है। और वो जो आपने देखा होगा जब वो डार साहब थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एटीट्यूड पाकिस्तान से ऐसा था कि इससे पहले कभी हमने देखा नहीं है कि कोई डोनर कंट्री किसी लेंडर कंट्री को जो बोरो कर रहा है उसको इस तरह से देखे, क्योंकि हमने हमेशा उनको सही तरीके से ना हैंडल किया है ना अपने वादों पर पूरे उतरे हैं। तो ये औरंगजेब साहब की हुब्बुल वतनी ना हुब्बुल वतनी का सवाल नहीं है, ये है कि ये इकोनॉमिक जो कंडीशंस लगाएगी आईएमएफ को उस तरह उसको किस तरह निगोशिएट करेंगे, किस तरह उसमें नरमी लाएंगे और किस तरह अवाम को भी थोड़ा सुकून देंगे। सही। अच्छा जफर साहब, मूडीज की भी एक रिपोर्ट आई है एक दो दिन पहले कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी तरफ जा रही है और महंगाई की शरह में भी कमी नज़र आएगी आइंदा एक दो माह में। तो क्या ये वाकई है, ऐसा हो सकता है महंगाई की शरह में कुछ कमी आ सकती है? क्योंकि माह रमज़ान में बाबरकत महीना होता है रमज़ानुल मुबारक, लेकिन आपको पता है हम सब आप पूरे मुल्क के अवाम जो हैं वो जो प्राइसेस होती हैं वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं, पेट्रोल और वो दीगर चीज़ें तो एक जगह, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो क्या महंगाई की शरह जो है वो कम होते हुए नजर आएगी आपको आइंदा कुछ दिनों में? बिल्कुल नजर नहीं आएगी, और रमजान आपको एग्जाम्पल दिखा देगा। अभी से जो छोटे सिटीज हैं डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान, और वहां पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देहात में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आपका चैनल सिंधी है, आप खुद उस एरिया से हो जो देहाती एरिया कहलाता है पाकिस्तान का, जो एग्रीकल्चर एरिया है, उधर आप हालत तो देखें। ये लोग जब यहाँ से जॉब करके वापस अपने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इनकी बॉडी की नॉरिशमेंट का ये लेवल होता है कि 10-10 किलो इनका वजन कम हो चुका होता है। अब ये रमजान में जैसे आपने कहा बाबरकत है, तो इसीलिए उसी टाइम 1400 साल पहले जखीरा अंदोजों को और इसके लिए बड़ी सख्त अल्फाज यूज किए गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो 23.5 है ये मेरे ख्याल में अभी भी 27-26 के नीचे नहीं आया। तो ये बातें मूडीज की गलत पड़ेंगी। दूसरा, इकोनॉमी 2% पर चलने वाली इकोनॉमीज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। और तीसरा, हमेशा हर बार ये कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ा देते हैं, 22 के 22 ही रखें। फिर दूसरा, अभी आपको एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल मिला इजिप्ट का, जहां पर 31 इजिप्शियन पाउंड का एक डॉलर था, अभी 46 हो गया है, और इंटरेस्ट रेट में उन्होंने 650 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। और ये मूडीज और ये जो रेटिंग एजेंसीज है ना, ये एक बड़ी अच्छी किताब आई थी द बिग ड्रॉप, उसमें कहा गया था कि भाई वो सेकंड मॉर्गेज को बड़ा वो कर रहे थे, ए ग्रेडिंग दे रहे थे अपना अमेरिका में प्रॉपर्टीज के सामने। तो जब वो उसका खुला स्कैंडल तो लोगों ने जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हम इसलिए रेटिंग देते हैं कि हम ये रेटिंग नहीं देंगे तो पिछली गली में दूसरा एक रेटिंग का एजेंसी बैठी है। तो वहां पर भी ये कंपटीशन है, इनको कई चीजें कहलवा देता है। तो मतलब जफर साहब आप कहते हैं कि ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्लांटेड होती हैं और इन पर 100% हम यकीन नहीं कर सकते? नहीं, प्लांटेड नहीं होती है। एक ही हफ्ते के अंदर दो रिपोर्टें आ रही हैं, दो डिफरेंट वो सिग्नल्स दे रहे होते हैं। आप पर ये होता है, आपको ये चॉइस करनी होती है कि भाई आप किसके ऊपर बिलीव करें, प्लांटेड का नहीं। लेकिन यार उनके भी अब बिजनेसेस हैं यार, अब जैसे हमारे बिजनेसेस हैं, आपके बिजनेसेस हैं, बिजनेस में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होता है। सही। अच्छा, एफबीआर के हवाले से जफर साहब सवाल है कि क्या जो आईएमएफ की जो तजावीज़ हैं क्या उन पर एफबीआर अमल करेगा? देखिए, एफबीआर बार बार मैं हर चैनल पर कह रहा हूँ कि अगर एफबीआर उन्हीं को तकलीफें देने वाला है जिनको जिंदगी भर दिया है और नॉन फाइलर्स को नहीं देंगे,
तो ये मुझे तो लगता है बहुत बड़ी तबाही कर सकता है, मुल्क में इंतशा भी फैला सकता है। एफबीआर को अब चाहिए कि भाई उस जगह जाए, उन लोगों से बात करे जिन्होंने कभी टैक्स का वर्ड सुना ही नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूं, प्री बजट सेशंस में मैं काफी चैनल पर था, तो एक चैनल वालों ने पूछा कि भाई इस बजट के बाद पोस्ट बजट फिर भी उसी पर, इसने कहा इस बजट में कौन खुश हुआ होगा। मैंने कहा सबसे ज्यादा खुश वो हुआ है जिसने कभी टैक्स भरा ही नहीं है, नॉन फाइलर है वो उसको परवाह ही नहीं है कि हॉस्पिटल पर कितना पैसा लगेगा, स्कूल पर कितना पैसा लगेगा, डिफेंस पर कितना पैसा लगेगा। दे डोंट केयर। उनको एक पता होता है कि जब वो जाएंगे अपना गाड़ी खरीदने तो सीवीटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जब वो ट्रांसफर कराएंगे कोई प्रॉपर्टी तो उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन वो कभी भी स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन में आने को तैयार नहीं है। यहां पर हमारी मजबूरी है, यहां पर हमारा मसला है, क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया स्प्लिट हुआ, यानी आजादी मिली दोनों को ब्रिटिश से जी, तो उसी टाइम उधर की टैक्स रिजीम ने सबको बराबर कर लिया था, यानी उसके कुछ सालों में ही, और सबसे टैक्स लेने लगे। यहां पर वो अभी रिजीम आई ही नहीं है। सही। अच्छा, क्या वजूहत हो सकती है जफ़र साहब के लोग जो हैं वो टैक्स कलेक्शन या टैक्स नेट में आने से डरते हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके और टैक्स नेट से बचने की भी कोशिश करते हैं? जैसे आपने कहा कि वो ट्रांसफ़र पर पैसे देते हैं और गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर भी वो पे करते हैं, लेकिन टैक्स नेट में आने से वो गुरेज करते हैं। क्या वजूहत क्या है, क्यों आम आदमी, पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, फाइलर क्यों नहीं बनते? भाई इसलिए कि उसके पड़ोस में जफर मोती वाले जैसा कोई बंदा रह रहा है और टैक्स में है परदादी के टाइम से, तो उसको किस तरह ट्रीट करता है एफबीआर, वो देखकर वो तो हंसते हैं। और उन्होंने कई मरतबा कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों टैक्स में इतने जल्दी चले गए थे परदादी के टाइम से। अब हमारा जो हाल करते हैं जो टैक्स पेयर का एफबीआर वाले, और जो सवाल करते हैं और जो बदतमीजी करते हैं, वो तो आप देखोगे कभी आप वो छोटा कैमरा शैमरा लेकर चले तो वो जो हिडन वाला होता है, तो आप देखिए किसी टैक्स पेयर के को जब बुलाती है एफबीआर तो क्या हरकतें हो रही होती। मतलब रवैये की बात है कि इतना रवैया बेहतर नहीं है कि लोग जो हैं वो बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के वहाँ पर आएँ और वो टैक्स नेट में शामिल हो। अच्छा जफर साहब, जी जी, हैरेसमेंट, इसको कहते हैं हैरेसमेंट। ये पुलिस वाली हैरेसमेंट नहीं, ये मेंटल हैरेसमेंट है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, 129 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो क्या खत्म होगी? लगता तो यही है, यही तो टेंशन है कि भाई ये सब्सिडीज सब खत्म होंगी तो इसका आउटलुक और इसका रिएक्शन क्या आएगा। अब ये जो सब्सिडीज जब खत्म होंगी तो फिर कैसे ये कह सकेंगे कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। वहां तो महंगाई और बढ़ेगी। सब्सिडीज खत्म होंगी तो ये पास ऑन करेंगे सब्सिडीज को कस्टमर को, क्लाइंट्स को, कंज्यूमर को। तो वो जब कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन होगा तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाओगे वो बढ़ जाएगी महंगाई। अभी ऑलरेडी इन्होंने कह दिया मेडिसिन पर लगा दो, एक 25 रुपए की जो टैबलेट थी वो सीधी 40 रुपए हो गई है। तो ये सब चीजें, और वो जो लाइफ सेविंग वाली ड्रग्स हैं वो तो कई सिटीज में मिल ही नहीं रही। तो ये तो वो एक किस्म का क्राइसिस शुरू हो गया है। सही, बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब, आपने हमें टाइम दिया।